प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। मुख्यमंत्री ने भूमकाल स्मृति दिवस पर शहीद गुंडाधुर के योगदान का स्मरण किया। कहा, आदिवासी समाज ने आजादी की लड़ाई में दिया अमूल्य योगदान। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 171 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कल मिले 1219 नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कल शाम एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ काम करती है। आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी 5 चुनावी राज्यों में भाजपा के पक्ष में लहर है। उन्होंने कहा कि पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। श्री मोदी ने कहा कि जहां भी भाजपा को स्थिरता के साथ काम करने का मौका दिया गया है, वहां सत्ता समर्थक माहौल है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा चुनाव जीतती है तो वो जमीनी स्तर से जुड़ी रहती है और लोगों का विश्वास जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड एक ऐसी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह की योजनाओं को आसानी से लागू करने के लिए डबल इंजन की सरकार बेहतर साबित होती है और गरीबों के हित में अधिक योजनाएं लागू की जा सकती हैं। में जाएगा, एक ही राशन कार्ड होगा। अगर वो महाराष्ट्र में है तो भी उसको फ्री प्राइस, फेयर प्राइस शॉप से उसको अनाज मिल जाएगा। अब 2 राज्य ऐसे निकले जिनको सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़ा, कहना पड़ा कि भाई वन नेशन वन राशन कार्ड गलत क्या है, तुम लागू करो। अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होती है तो गरीबों को सबसे ज्यादा लाभ होता है। अब जैसे जीएसटी कानून आया, पहले हमारे देश में हर जगह पर टैक्सेशन की सिस्टम इतनी अलग अलग थी कि विदेश के निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। भाई हमें एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहां इस प्रकार का प्रॉब्लम होता है, दूसरे में लगाते हैं तो दूसरा होता है। अब जीएसटी होने के कारण उनको भी सहूलत हो गई। तो हम जो ये कह रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, हम ऐसी व्यवस्थाएं करें, अपनी विविधता को बनाए रखना है। भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, लेकिन व्यवस्थाओं को भी बनाए रखना है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब डबल इंजन लगता है तो ताकत बहुत बढ़ जाती है, हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होती है। हमें इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण, देश के युवाओं का भला, इतना ही हमारा अर्थ है। कृषि कानूनों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों कानून किसानों के लाभ के लिए लाए गए थे, लेकिन देश के हित में उन्हें वापस ले लिया गया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा किसानों के लाभ के लिए काम किया है और उन्होंने भी हमेशा उनका समर्थन किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को अवसर दे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों के लिए घर, शौचालय, स्वस्थ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना है और अगर कोई उन्हें समाजवाद कहता है तो ये उन्हें स्वीकार्य है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा देश की प्रगति के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आकांक्षी जिलों की पहचान की है जहां उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि जिले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनमें से कुछ ने कई कसौटियों पर राज्य औसत को भी पार कर दिया है। देश में महामारी की स्थिति के बारे में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों से
कोविड के खिलाफ सतर्क रहने का आग्रह किया है, क्योंकि ये संक्रमण बहुत अप्रत्याशित है। उन्होंने कहा कि लोगों को देश में इसके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि कुछ राजनीतिक दलों ने महामारी के खिलाफ देश की तैयारियों को अस्थिर करने के लिए भय फैलाने वालों की भूमिका निभाई है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 4% पर बनाए रखने का फैसला किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और ये 4.25% ही रहेगी। रिवर्स रेपो दर में भी कोई बदलाव न करते हुए इसे 3.35% पर बनाए रखा गया है। श्री दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने, वृद्धि दर बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मौजूदा नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। Committee, that is the MPC, met on 8th, 9th and 10th February 2022, and based on an assessment of the current macroeconomic situation and outlook, it voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided by a majority of 5-1 to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2022-23 प्रस्तुत किए जाने के बाद ये पहली मौद्रिक नीति पेश की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूमकाल आंदोलन को आदिवासियों के स्वाभिमान, आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन और आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई बताया है। उन्होंने कहा कि शहीद गुंडाधुर ने सीमित संसाधनों के बावजूद अंग्रेजों से लोहा लिया और वो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। उन्होंने आदिवासी समाज को जोड़ा। ये बात मुख्यमंत्री ने भूमकाल स्मृति दिवस के एक दिन पहले कल रायपुर निवास कार्यालय से नगर पालिका कांकेर के घड़ी चौक में स्थापित अमर शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई में हमारे इन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अमूल्य योगदान रहा। जिस तरह से रेखांकित होना था वैसा रेखांकित नहीं हो पाया। अब हमारा आदिवासी समाज जागृत हो रहा है और इन वीरों के योगदान को रेखांकित करने के साथ उनका स्मरण कर रहा है। गुंडाधुर की लड़ाई 1857 में नारायण सिंह की लड़ाई, ये सारे हमारे आदिवासी या तो जमींदार थे या राजा थे या समाज के नेता थे। इन्होंने अपने आजादी को अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और ये लड़ाई लड़े। हमारे महानायकों का अमूल्य योगदान उस प्रकार से रेखांकित नहीं हो पाया जिस प्रकार से, लेकिन अब धीरे धीरे समाज जागृत हो रहा है और लगातार, चाहे शहीद गैर सिंह की बात हो, चाहे शहीद गुंडाधुर की बात हो, समाज जागृत होकर इनके योगदान नमन करते हुए सभी साथियों को बधाई और शुभकामना देते। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अमर शहीद गुंडाधुर की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए कांकेर वासियों द्वारा उनकी प्रतिमा की स्थापना के कार्य की सराहना की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 11 जिलों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे तक मिले आंकड़ों के मुताबिक 35% से ज्यादा वोट डाले जाने के समाचार मिले हैं। ये मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। आज हो रहे चुनाव के लिए 73 महिलाओं सहित 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चुनाव के लिए लगभग 2 करोड़ 28 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड से सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इस चरण में जिन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा प्रत्याशी के रूप में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य,
सुरेश राणा, श्रीकांत शर्मा और चौधरी लक्ष्मी नारायण, पंकज सिंह और संगीत सोम शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस चरण के दौरान नाहिद हसन, संजय लाथर और सुनील चौधरी के साथ पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा की टिकट पर मदन चौहान और कृपाराम शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस के उपेंद्र सिंह और पंखुड़ी पाठक तथा आम आदमी पार्टी के पंकज अवाना की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। यहां दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को मत डाले जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए दूसरे सत्र की बोर्ड परीक्षा 26 अप्रैल से आयोजित करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं के सेकंड टर्म की बोर्ड परीक्षाएं 26 अप्रैल से होंगी। सीबीएसई की अधिसूचना में कहा गया है कि सभी संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श और कोविड महामारी की स्थिति पर विचार करने के बाद 2021-22 के लिए सेकंड टर्म की परीक्षा स्कूल में कराने का फैसला किया गया है। सैद्धांतिक परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू होगी और प्रश्न पत्रों का प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध नमूने प्रश्न पत्रों के अनुरूप ही होगा। विद्यार्थी आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा के लिए विस्तृत डेट शीट शीघ्र जारी की जाएगी और ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। इससे पहले सीबीएसई ने पिछले वर्ष जुलाई में कोविड महामारी को देखते हुए 2 भागों यानी कि प्रथम और द्वितीय टर्म में बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला किया था। प्रथम टर्म की परीक्षा हाल ही में कराई गई थी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46,24,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 96.95% है। पिछले 24 घंटों में 1,67,000 से अधिक रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। इस समय देश में 7,90,789 रोगियों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 1,241 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 15,11,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 74 करोड़ 61 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कल 37,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 1219 नए मरीजों की पहचान हुई है। कल कोरोना संक्रमण से राज्य में 10 लोगों की मृत्यु भी हुई है। इस समय करीब 10,600 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल राज्य में मिले कुल मरीजों में से सबसे अधिक 164 मामले रायपुर जिले में सामने आए हैं। और दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी के प्रभाव को कम करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। मुख्यमंत्री ने भूमकाल स्मृति दिवस पर शहीद गुंडाधुर के योगदान का स्मरण किया। कहा, आदिवासी समाज ने आजादी की लड़ाई में दिया अमूल्य योगदान। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश भर में 171 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में कल मिले 1219 नए मरीज। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।